खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संगठन यानी क्वाड के मंच से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओपनिंग रिमार्क्स दिए तो उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र किया। उन्होंने दुनिया को यह समझाने की कोशिश की कि भारत ने हमेशा से दुनिया को अपना परिवार माना है और प्राचीन भारत का यही दर्शन आज भी भारत अपनाता है। और इसीलिए तो भारत वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के कई देशों को कोरोना की वैक्सीन पहुंचा चुका है। दुनिया में भारत की वैक्सीन की जय जयकार हो रही है। लेकिन एक देश ऐसा है जिसकी वैक्सीन को दुनिया रिजेक्ट कर रही है। हमें आपको उस देश का नाम बताने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे कि हम बात चीन की कर रहे हैं। चीन ने अपनी ये हालत खुद बनाई है और इन्हीं हरकतों की वजह से चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में मोर्चा बन रहा है। ऐसे ही एक मोर्चे क्वाड की बैठक आज शुरू हो गई है। Excellencies, we are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. ये मीटिंग भले ही वर्चुअल हो, लेकिन इस मीटिंग पर चीन की नजरें टिकी हुई हैं। ये चीन के खिलाफ उन 4 देशों का गठबंधन है जिन्होंने उसकी हेकड़ी तोड़ने की ठानी हुई है। क्वाड की ये शिखर बैठक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के बीच हो रही है। लेकिन इस सब के अलावा क्वाड की बैठक से जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला निकलने वाला है वो होगा भारत को दुनिया की फार्मेसी बनाने के तमगे पर मुहर लगाने का। क्वाड नेताओं की पहली शिखर बैठक के दौरान कोविड-19 महामारी के खिलाफ इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में नई साझेदारी खड़ी करने पर मुहर लगाई जाएगी। क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव के तहत भारत अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की वैक्सीन का उत्पादन करेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की फंडिंग जापान और अमेरिका करेंगे और ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक देशों में वैक्सीन को सप्लाई करने में मदद करेगा। And we're launching an ambitious new joint partnership that is going to boost vaccine manufacturing and for the global benefit and strengthen vaccinations to benefit the entire Indo-Pacific. We're establishing a new mechanism to enhance our cooperation. सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की इस वैक्सीन डिप्लोमेसी से फायदा होगा क्या? आखिर क्यों भारत की वैक्सीन की पूरी दुनिया में इतनी तारीफ हो रही है, इसे समझिए आप। पूरी दुनिया में भारत की पहचान भरोसेमंद और क्वालिटी वैक्सीन बनाने की हुई है। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है क्योंकि दुनिया के 62% वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में होता है। भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक माना जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट एक दिन में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की, आपको पता है, 24 लाख डोजेस बना रहा है। 24 लाख एक दिन में। भारत की इस क्षमता पर जब अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की मुहर लगेगी तो जाहिर है कि भारत की वैक्सीन निर्माण की क्षमताओं को और ज्यादा बल मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे चीन को भी झटका लगेगा। Our agenda today, covering areas like vaccines, climate change, and emerging technologies, make the Quad a force for global good. I see this positive vision as an extension of India's ancient philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam, which regards the world as one family. We will work together closer than ever before. चीन अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी के खिलाफ लिख चुका है। जनवरी में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में जब आग लगी थी तो चीन ने लिखा था,
भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी में लगी आग से भारत की वैक्सीन बनाने की क्षमता और गुणवत्ता पर सवाल उठता है। भारत में वैक्सीन को लेकर जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है, उसका मकसद सिर्फ कोरोना के डर को कम करना और बेकाबू हुए हालात पर लगाम लगाना है। सच्चाई ये है कि चीन में रहने वाले भारतीय चीन की ही वैक्सीन को तरजीह दे रहे हैं। भारत ने वैक्सीन को लेकर जो लक्ष्य तय किया है, वो भी उसकी क्षमता को देखते हुए पूरा होता नजर नहीं आता। दूसरी तरफ भारत वैक्सीन मैत्री के तहत पूरी दुनिया में वैक्सीन पहुंचा रहा है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अब तक 69 देशों को 5 करोड़ 83 लाख वैक्सीन की डोज दी है। भारत बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसियों को वैक्सीन दे चुका है। बहरीन, मोरक्को, ओमान, कुवैत, यूएई और सऊदी अरब जैसे अरब देशों को भी भारत की तरफ से वैक्सीन भेजी गई है। इसके अलावा कई अफ्रीकी देशों और लैटिन अमेरिकी देशों को भी भारत की वैक्सीन गई है। इसके अलावा WHO के कोवैक्स प्रोग्राम में गरीब देशों के लिए भारत ने 110 करोड़ वैक्सीन देने का ऐलान किया है। चीन की वैक्सीन की गुणवत्ता संदेह के घेरे में है। चीन ने ट्रायल से जुड़े आंकड़े छिपाए हुए हैं। ब्राजील में चीन की वैक्सीन 50% ही कारगर हुई, जिसके बाद ब्राजील ने चीन की वैक्सीन ठुकराई और भारत से 20 लाख डोज ली। बांग्लादेश ने चीन की वैक्सीन से मुंह मोड़ा है। इंडोनेशिया ने भी चीन की वैक्सीन छोड़कर भारत से वैक्सीन मांगी है। श्रीलंका भी चीन की वैक्सीन को रिजेक्ट करके भारत से वैक्सीन मंगा चुका है। कुल मिलाकर कोरोना के इस संकट काल में भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि वैक्सीन का असली विश्वगुरु भारत ही है। और इसीलिए वैक्सीन मैत्री इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है हिंदुस्तान की। मास्टर स्ट्रोक की जो दूसरी खबर है वो बंगाल से जुड़ी हुई है, जहां से आज बहुत सारी तस्वीरें सामने आई, लेकिन सबसे ताजा तस्वीर ममता बनर्जी की। अब से कुछ देर पहले आज शाम ममता बनर्जी को जब अस्पताल से छुट्टी मिल गई, वो तस्वीर आपके सामने है। डॉक्टरों ने बताया कि दीदी के आग्रह पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, लेकिन दीदी को अभी अगले 48 घंटे तक मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। ममता बनर्जी थोड़ा बहुत मूव कर सकती हैं, लेकिन अभी वो व्हील चेयर पर ही रहेंगी। 7 दिन बाद दोबारा डॉक्टर्स उनकी तबीयत का अपडेट लेंगे। इसके बाद जैसा जरूरी होगा वैसा उन्हें कहा जाएगा। दीदी इस वक्त कोलकाता में है। टीएमसी के कार्यकर्ता ममता पर कथित हमले के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए किसान मोर्चे की भी एंट्री हो गई है, लेकिन बीजेपी ने तय कर रखा है कि नंदीग्राम की लड़ाई किसी भी सूरत में जीतनी है और उसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए। ये तो युद्ध नहीं है, लड़ाई। ये तो तय है कि बंगाल में इस बार खेला होबे, और खेला ही नहीं, बड़ा खेला होबे। और पिछले कुछ दिनों में, या यूं कहें कि कुछ घंटों में बंगाल में जो कुछ हुआ, उसके बाद तो ये भी तय हो गया कि असली खेला नंदीग्राम में होबे। দারুণ খেল করেছো দিদি, কাজ করছে মোদি আর ফটো তুলছে দিদি। দিদি বলছে খেলা হবে। আজকে দিদিকে জানাতে চাই তুমি খেলাই করেছো দিদি, বাংলার সাথে খেলাই করেছো, মানুষের জীবনের সঙ্গে খেলা করেছো, মহিলার সম্মান সাথে খেলা করেছো। नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को चुनौती देने वाले शुभेंदु अधिकारी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं, और इससे पहले वो उन्हीं मंदिरों में मत्था टेकने पहुंचे जहां कुछ दिनों पहले ममता नजर आई थी। डबल इंजन सरकार बनने वाली है मोदी जी का सरकार।
दोनों हाथ में दोनों लाडू, कलकत्ता दिल्ली, उधर मोदी जी, इधर भाजपा का सरकार। नंदीग्राम की इस चुनावी जंग के बीच आज कोलकाता से जो तस्वीरें सामने आई उसे आपको जरूर देखना चाहिए। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर कृषि कानून का विरोध करने वाले किसान हरियाणा, पंजाब और यूपी से होते हुए अब पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं। मैं कोलकाता में मौजूद हूं और ये जो पीले झंडे हैं ये संयुक्त किसान मोर्चा के हैं, जो कि पश्चिम बंगाल चुनावों में लोगों के बीच जाकर ये अपील करने के लिए एक रैली निकाल रहा है और साथ ही जगह जगह किसान महापंचायत की जाएगी और लोगों से अपील की जाएगी कि लोग बीजेपी को वोट ना दें। ये सीधा संयुक्त किसान मोर्चा का एक एजेंडा है कि किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। बीजेपी जो कि किसानों की अवमानना कर रही है और कॉरपोरेट्स का सम्मान कर रही है, उनको बंगाल की भूमि पर सत्ता मत सौंपो, नहीं तो बंगाल की भूमि बचेगी नहीं। इन किसानों ने बंगाल के किसानों के नाम पर एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसका मजमू खुद किसान आंदोलनकारियों के साथी योगेंद्र यादव ने पढ़कर सुनाया। ये चिट्ठी है देश के किसान की तरफ से बंगाल के किसान के नाम। बंगाल के किसान साथी, आप मुझे नहीं जानते, हम कभी मिले नहीं, लेकिन हो सकता है आपने मेरा चेहरा टीवी पर किसी भीड़ में शामिल देखा हो। पिछले 100 दिन से मैं अपना गांव छोड़कर दिल्ली के बाहर अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठा हूं। यहाँ हड्डी कंपा देने वाली सर्दी आई, बारिश पड़ी और अब गर्मी आ रही है, लेकिन मैं सड़क पर मोर्चा लगा के बैठा हूं। बीजेपी बंगाल का चुनाव जीतने को बड़ी आतुर है। अगर बंगाल का किसान उसे चुनाव में सजा देता है तो बीजेपी को सबक मिलेगा कि किसान से पंगा लेना भारी पड़ता है। कोलकाता की सड़कों पर किसान आंदोलनकारियों के झंडे लहरा रहे हैं और इसके बाद इन किसान नेताओं का प्रोग्राम नंदीग्राम जाने का भी है, ताकि चुनाव पर असर डाला जा सके। एजेंडा पूरा का पूरा सियासी है, लेकिन उस पर सफाई और फिर दुहाई उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। We are not supporting any political party. We are not advising the people of Bengal who to vote for. All we are saying is just one thing that our single most leader Rajesh said right now. Please teach BJP a lesson. सवाल ये है कि क्या वाकई ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं कर रहा है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि अतुल अंजान सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अगर लेफ्ट पार्टियां बंगाल में चुनाव लड़ रही है, तो फिर किसान आंदोलन में उसके नेता क्यों? नरेंद्र मोदी की खामोशी और नरेंद्र मोदी का किसानों के प्रति दुर्व्यवहार, इसने हमें मजबूर किया है कि हम उन्हें उनके घमंड को तोड़ें और चकनाचूर करें। अब ये समझिए कि किसान मोर्चा की नजर बंगाल पर क्यों है। पश्चिम बंगाल खेती पर आश्रित राज्य माना जाता है। बंगाल में 72% आबादी ग्रामीण इलाके में रहती है, यानी करीब 6 करोड़ 58 लाख लोग गांव में रहते हैं। 68 लाख 14 हजार किसानों के पास जमीन है। किसान मोर्चा की नजर इन्हीं लोगों पर है और कोशिश है कि इन लोगों को बीजेपी के खिलाफ किया जाए, ताकि ग्रामीण वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके और बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जा सके। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून।
आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।